भाई एक बात बताओ, अगर क्रिस्टोफर नोलन किसी कहानी पर फिल्म बनाने का फैसला करे तो कहानी कोई मामूली होगी क्या? मतलब बंदे ने इंसेप्शन बनाई, इंस्टरस्टेलर बनाई, ओपनहाइमर बनाई और उसे ऑस्कर के लिए भी चुना गया। तो जाहिर सी बात है, सवाल तो बनता है, आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जो लोग दुनिया की सबसे महान कहानियों में से गिनते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर नोलन को जानते हो तो भी ये भी जानते होगे कि कहानी सीधे सीधे तो नहीं सुनाने वाला ये बंदा। बंदा पहले कंफ्यूज करेगा, फिर आधी फिल्म के बाद तुम्हारा दिमाग खुलेगा और घर जाकर फिर यूट्यूब पर एंडिंग एक्सप्लेनर वाली वीडियो देखने पड़ेंगी। इसलिए इस वीडियो में तुम्हें फिल्म सुनाऊंगा नहीं, बस बैकग्राउंड बता देता हूँ, जिससे कि थिएटर में बैठे बैठे हर 5 मिनट में ये ना पूछना पड़े भाई ये कौन है दाढ़ी वाला, या कौन है ये लड़की। करीब 3000 साल पहले की बात है, जहाँ इंटरनेट नहीं था, लेकिन ड्रामा, राजनीति, प्यार, बदलाव और युद्ध, बहुत सारी चीजें थी, एकदम नेटफ्लिक्स जैसा तगड़ा। शुरुआत होती है एक भविष्यवाणी से। ट्रॉय नाम का एक बहुत बड़ा राज्य था। उसके राजा थे प्राइमा। अब उनके 3 बेटे पैदा हुए और भविष्यवाणी हुई कि उनमें से एक बच्चा जो है वो ट्रॉय का विनाश का कारण बनेगा। अब सोचो, आज के टाइम में लोग बच्चे का नाम रखने के लिए ज्योतिष के पास जाते हैं। उस टाइम के लोग ने पूरा बच्चा ही हटाने का प्लान कर लिया। लेकिन किस्मत इतनी बड़ी फिल्मी चीज निकली कि बच्चा मरता ही नहीं, एक चरवाहे के घर पलता है और वही बच्चा आगे चलकर बनता है पेरिस। हाँ, ये नाम याद रखो, आगे यही पूरा बवाल करने वाला है, ठीक है। तो अब एंट्री होती है उस सेब की। हाँ, वो एक सेब, इतनी बड़ी लड़ाई एक सेब की वजह से। एक शादी हो रही थी, सारे देवताओं को बुलाया गया सिवाय एक देवी के। नाम था एरिक, नाम था एरिस। मतलब जहां जाएगी वहां शांति की छुट्टी। उसने गुस्से में एक गोल्डन एप्पल फेंक दिया, जिस पर लिखा था सबसे खूबसूरत के लिए। बस यहीं से तीनों देवी भिड़ गईं, हेरा, एटना और एफ्रोडाइटी। अब फैसला कौन करेगा? ज्यूस बोला ज्यूस बोला भाई इस चक्कर में मैं नहीं पड़ रहा, कोई और देख ले। और उसने फैसला करने के लिए चुना किसको? पेरिस को। वही अपना शुरू में आया था, यानी वही चरवाहा जिसने खुद नहीं पता था कि आगे चलकर उसकी एक चॉइस पूरी दुनिया को बदल देगी। ठीक, अब आती है सबसे खतरनाक रिश्वत। तीनों देवियां पेरिस को अपने तरफ करने लगती हैं। एक बोलती है मैं पूरी दुनिया का राजा बना दूंगी, दूसरी बोलती है दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बना दूंगी, और फिर तीसरी आती है एफ्रोडाइटी। वो बोलती है, वो और बड़ी खिलाड़ी निकलती, वो बोलती है मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत दिला दूंगी। अब भाई पेरिस का दिमाग वहीं बंद हो गया। ऐसा ही होता है ना। उसने एफ्रोडाइटी को चुन लिया, लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम क्या था, वो महिला हेलेन पहले से ही शादीशुदा थे, जिससे उसकी शादी कराने वाले थे। तो उसके पति कोई मोहल्ले का अध्यक्ष तो था नहीं, वो स्पार्टा का राजा था, मेनेसुलस उसका नाम था, ठीक है। और यहीं से शुरू होता है ट्रोजन वॉर। पेरिस हेलेन को लेकर ट्रॉय ट्रॉय भाग जाता है। और अब मेलेनस भी ऐसा नहीं था कि स्टेटस डाल दे कि ट्रस्ट नोबडी। उसने पूरे ग्रीस के राजाओं को युद्ध के लिए बुलाया और बोला चलो अब ट्रॉय चलते हैं। और इसी के साथ शुरू होता है इतिहास का सबसे मशहूर युद्ध, ट्रोजन वॉर, जो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 20 साल से, ओ सॉरी, पूरे 10 साल चलता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी की, ओडेसियस की। अगर एसिल एक्सेल अगर एक्सेल ताकत था तो ओडेसियस में दिमाग था। ये वो आदमी था जो लड़ाई तलवार से नहीं, दिमाग से जीतता था। और मजे की बात है, इसका युद्ध पर जाना ही नहीं, उसको तो युद्ध पे जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी थी कि अगर ये गया तो 20 साल तक घर वापस नहीं आएगा। अब भाई ने नई नई शादी हुई थी, एक छोटा बच्चा था, राज्य था, बड़ी आराम से जिंदगी कट रही थी। कौन जाए 10 साल की लड़ाई लड़ने? तो इसने पागल बनने की एक्टिंग शुरू कर दी। लेकिन सामने वाले भी कम खिलाड़ी नहीं थे, उन्होंने उसके बच्चे को खेत में हल के सामने रख दिए। तो ओडियस ने तुरंत अपना हल मोड़ लिया। तो उन लोगों को सबको पता चल गया कि भैया ये तो पागल वागल नहीं है। तो उसकी पोल खुल गई और उसे फिर तैयार होकर युद्ध में जाना पड़ा। 10 साल की लड़ाई थी और फिर सब खत्म हो गया, युद्ध चलता रहा, लोग मरते रहे, पैसा खत्म हो गया, सेना खत्म हो गई, उम्मीद खत्म हो गई। ऊपर से ग्रीस का सबसे ताकतवर योद्धा था,
एचेल्स जिसकी बात करें हमने, वो भी मर गया। अब सबको लग रहा था कि गेम ओवर हो गया है, लेकिन फिर उसके बाद ओडिसियस अभी बाकी था। तो फिर क्या होता है, इतिहास का सबसे बड़ा दिमाग की खेल यहीं से शुरू होता है। ओडियस ने कहा ताकत से नहीं, अब दिमाग से जीतेंगे। तो उसने लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा बनवाया, अंदर सैनिक छुपा दिए, बाकी जहाज दूर भेज दिए समुद्र से। सुबह ट्राई वालों ने देखा दुश्मन गायब, और बाहर बाहर पड़ा है एक गिफ्ट। तो अब इंसान की एक आदत होती है जो बदल नहीं सकती, फ्री का सामान देखकर दिमाग बंद हो जाता है। यहाँ पे भी यही हुआ, उन्होंने घोड़ा शहर के अंदर ले गए। रात हुई, घोड़ा खुला, उसमें से सैनिक बाहर निकले, और दरवाजा खोलते ही एक ही रात में इतिहास का सबसे ताकतवर शहर जो था वो खत्म हो गया। पूरे सैनिकों ने वहां के लोगों को मार दिए। उसके बाद असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। और यही बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ट्रोजन वार द ओडिसी नहीं है, वो सिर्फ एक प्रीक्वल है। असली फिल्म तो अब शुरू होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओडिसियस जीत चुका था, अब उसे सिर्फ घर लौटना था। सुनने में आसान लगता है, हफ्ते भर का रास्ता होगा, लेकिन बस यहीं से भगवान कहते हैं इतनी जल्दी नहीं भाई। हैं कैसे? समुंदर, तूफान, साइक्लोन, अजीब अजीब द्वीप, देवता, गुस्सा, और ऐसी मुश्किलें जो उसे सालों तक घर नहीं पहुंचने देती। फिर और उधर घर पर सब कुछ बदल चुका होता है। लोग मान चुके होते हैं कि ओडिसियस मर चुका है। उसकी पत्नी पेनेलोप के लिए दूल्हे की लाइन लगी रहती है, लेकिन वो शादी नहीं के लिए नहीं, उसका राज्य हटाने के लिए। हाँ, उसका बेटा बिना बाप के बड़ा हो रहा होता है, उसका नाम रहता है टेलमेशस। और उसका पूरा महल धीरे धीरे लुट रहा है उसकी आंखों के सामने। यानी जब ओडिसियस घर लौटेगा तो उसे सिर्फ समुंदर से नहीं, अपने घर के अंदर चल रही लड़ाई और दुश्मनों से भी लड़ना होगा। अगर नोलन थोड़ा सा भी समझते हैं तो मुझे लगता है कि कहानी ऐसे शुरू नहीं होगी। कहानी कहीं बीच से शुरू होगी। हो सकता है फ्लैशबैक में चली जाए, हो सकता है कई किरदारों को वो जोड़ना ही भूल जाए। खुद दिमाग लगाओ कि वो होगा। इसलिए लोग ओडिसी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जानना जरूरी है। तो भाई यहाँ पे अब जब भी तुम ओडिसी का ट्रेलर देखोगे या फिर थिएटर में फिल्म देखने जाओगे, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो पता रहेगा कि कहानी क्या चल रही है, पेरिस कौन था, हेलेन कौन थी, युद्ध क्यों हुआ, ट्रोजन हॉर्स कौन था, वो लकड़ी का घोड़ा इतना फेमस क्यों है, ओडिसी एक योद्धा था कि नहीं था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहेगी तो फिल्म देखने में बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल द फर्स्ट शो को सब्सक्राइब कर लो। मैं फिल्म्स का रिव्यू भी करता हूँ, भारतीय अभिनेताओं के ऊपर वीडियो भी बनाता हूँ। बने रहिए मेरे साथ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, चलता है लेकिन।